हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कंपीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस। बेसिकली हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि रीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम उस सिलेबस से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमने अब तक पढ़ लिए हैं। ठीक, चलिए जी शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा जो भी सिलेबस आपने अब तक पढ़ा है उसके लिए। व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट सोनेट? सोनेट के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? आपके ऑप्शन है 14 लाइन पोएम। सोनेट एक 14 लाइन की कविता है, रिटिन इन एम्बिक पेंटामीटर। एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। इट हैज़ ऑक्टेव एंड सेस्टेट, इसमें ऑक्टेव एंड सेस्टेट होते हैं। ऑल ऑफ द अबव। तो देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। जिसने सोनेट को पढ़ा है वो उससे पता है कि 14 लाइन की पोएम होती है, एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, इसमें ऑक्टेव एंड सेस्टेट होते हैं। सोनेट के बारे में मैं बता चुकी हूँ, ये आपको सब रीट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक, तो ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, कॉन्फ्लिक्ट इज अ पार्ट ऑफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि कॉन्फ्लिक्ट किसका पार्ट होता है? ड्रामा का, सोनेट का, शॉर्ट स्टोरी का, नोवेल का। तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ड्रामा का पार्ट होता है, द्वंद्व। ठीक, तो द्वंद्व जो है वो ड्रामा का पार्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिप्थोंग्स आर प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डैश साउंड। देखिए फनेटिक सिंबल का, फनेटिक साउंड्स का एक से रिलेटेड एक बेसिकली क्वेश्चन है। डिप्थोंग्स कितने कैसे प्रोड्यूस होते हैं? बेसिकली वन वोवल के कॉम्बिनेशन से, टू वोवल के, मैनी वोवल या टू कॉन्सोनेंट। तो टू वोवल साउंड से डिप्थोंग्स उत्पन्न होते हैं, मतलब दो वोवल साउंड मिलकर के एक तीसरा साउंड बनाते हैं डिप्थोंग्स में। तो टू वोवल इसका आंसर होगा। डिप्थोंग्स एंड मोनोफ्थोंग्स भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ फनेटिक जो सिंबल्स हैं उसके अंदर। तो वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी बेसिकली। अगर जो इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप वीडियोस देख सकते हैं, तो आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इज फनेटिक साउंड्स इन इंग्लिश आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कितने फनेटिक साउंड्स होते हैं इंग्लिश में? तो इंग्लिश में 44 फनेटिक साउंड्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, और ये जो इसमें 26 लिखा हुआ है ना, ये 26 साउंड्स नहीं होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। ए बी सी डी करके जेड तक जो होते हैं वो 26 लेटर्स होते हैं। जबकि हम अगर साउंड की बात करें कितने तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है तो 44 याद रखना है आपको, 44। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो फनेटिक्स जो सिंबल है ना, उनसे हमेशा आपका क्वेश्चन आएगा 2 या 3 नंबर का। तो इसको तो आप बहुत अच्छे से देख लेना, वीडियोस में बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया। ये पूछा गया है ये वाला जो सिंबल है ये एक साउंड प्रोड्यूस करता है। कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है? बेसिकली ये जब मैंने आपको फनेटिक साउंड पढ़ाया था तो ये जो है बड़ी ई का सिंबल है, बड़ी ई का ये वाला सिंबल है। अब आपको ये देखना है कि किस में बड़ी ई का साउंड निकल रहा है। ठीक, बॉय ऑब्वियसली बात है, इसमें तो कोई ई का साउंड ही नहीं है। गुड, इसमें भी कोई ई का साउंड ही नहीं है। अब हमारे पास बचे सीट और फिट। अब आपको देखना है कि किसके अंदर बड़ी ई का जो है साउंड निकल रहा है। देखो सीट, तो इसमें बड़ी ई का साउंड निकल रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। जबकि आप देखो फिट, फिट तो फिट में भी ई का साउंड निकल रहा है लेकिन छोटी ई का साउंड, जबकि सीट में बड़ी ई का साउंड निकल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। फनेटिक सिंबल तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, इससे तो हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन सीएलटी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीचर का क्या रोल होता है सीएलटी में, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में? टीचर का क्या रोल है? टीचर इंस्ट्रक्टर की तरह से एक्ट करता है, रूलर होता है, गाइड होता है, या फिर टीचर ही होता है? तो जब मैंने आपको सीएलटी पढ़ाई थी तो मैंने बहुत ज़ोर दे के आपको बात कही थी कि टीचर हमेशा सीएलटी में एक गाइड की तरह से भूमिका अदा करता है, एक फैसिलिटेटर होता है, सुविधा प्रदाता होता है, एक मोटिवेटर होता है, पर वो इंस्ट्रक्टर नहीं होता। मतलब उसका काम आदेश देना नहीं होता है, बच्चे को गाइड करना होता है, उसको मोटिवेट करना होता है, उसको फैसिलिटेट करना होता है उसकी टीचिंग को। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि सीएलटी में टीचर का रोल क्या है, तो एज अ गाइड टीचर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7, द टोन ऑफ एलिजी इज। एलिजी की कैसी टोन होता है? देखिए मोurnफुल, हैप्पी, डाउटफुल, चीयरफुल। तो एलिजी बेसिकली एक लेमेंटिंग पोएम है जिसको हिंदी में कहा जाता है शोक गीत। तो इसकी टोन के बारे में पूछा गया है, तो टोन होती है इसकी मोurnफुल टोन होती है। मोर्न का मतलब होता है शोक करना, तो वही शोक का शोक से परिपूर्ण एक तरीके से आप बोल सकते हो टोन होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, मोurnफुल। ठीक, एलिजी भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आप सब ये आपको प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट है द एलिजी इज हैप्पी पोएम, सैड पोएम, रोमांटिक पोएम, लेमेंटिंग पोएम। बहुत बार पूछा जाता है कि एलिजी किस तरह की कविता होती है, तो एलिजी एक लेमेंटिंग पोएम होती है,
शोक गीत होता है एक, ठीक। तो लेमेंट का मतलब होता है शोक, तो लेमेंटिंग पोएम होती है, शोक पोएम होती है, ठीक है, शोक गीत होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, अब देखो, ही इज़ इल, वह बीमार है, ही डैश विजिट ए डॉक्टर, उसमें बेसिकली क्या आपको पढ़ना, मस्ट है, कैन है, कुड है या वुड है, कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी इसमें आएगी, तो ही इज़ इल, ही मस्ट विजिट द डॉक्टर, इसमें आपका मस्ट आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यूनिट टेस्ट आर फॉर, ये बेसिकली इवैल्यूएशन से रिलेटेड एक आपका क्वेश्चन है। इवैल्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, अगर आप रीड पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अच्छे से पढ़ना इवैल्यूएशन को भी। तो यूनिट टेस्ट किस तरीके का असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट है, मेजरमेंट है कि इवैल्यूएशन है। देखो, जब मैंने आपको इवैल्यूएशन बताया था तब मैंने बताया था कि जो यूनिट टेस्ट होते हैं वो हमेशा एक चैप्टर पढ़ने के बाद लिए जाते हैं, ठीक। और कुछ कुछ चैप्टर पढ़ने के बाद हम यूनिट टेस्ट लेते हैं, एक चैप्टर के बाद ले सकते हैं, 2 चैप्टर के बाद, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आते हैं, जो थोड़े थोड़े अंतराल पे किए जाते हैं। फॉर्मेटिव और सेमेटिव असेसमेंट को मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको वीडियो में देखना पड़ेगा, ठीक। और सेमेटिव असेसमेंट के अंदर आते हैं जैसे आपने फाइनल एग्जाम लिए, सारा कुछ पढ़ाने के बाद वो सेमेटिव असेसमेंट के अंदर आएगा। तो यूनिट टेस्ट हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आते हैं। सीएलटी फोकस ऑन, सीएलटी किस पे फोकस करती है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग किस पर फोकस करती है, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, राइटिंग स्किल के ऊपर, रीडिंग स्किल के ऊपर, ग्रामर स्किल के ऊपर। देखो, ग्रामर पे तो बिल्कुल फोकस नहीं करती है, ठीक। रीडिंग राइटिंग पे भी बेसिकली उतना फोकस नहीं करती है। सीएलटी का जो मेन फोकस होता है कम्युनिकेशन स्किल, नाम से आपको पता चल रहा है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, मतलब ये वो तरीका होता है, वो अप्रोच होती है इंग्लिश पढ़ाने की जिससे हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चे इंग्लिश में कम्युनिकेशन में निपुण हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रूल इज, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि रूल जो है इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। तो देखो, मैंने तब हमेशा बोला था जब भी आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो आपको जो है वो वर्ड को पहले प्रोनाउंस करना पड़ेगा, तो प्रोनाउंस करो रूल, ठीक। तो सबसे पहले ध्वनि आ रही है आर, आर एक कॉन्सोनेंट है, ठीक। तो आर का जो सिंबल बनेगा वो बनेगा ये मैं सब फोनेटिक सिंबल में पढ़ा चुकी हूँ, तो आप वीडियो देख लेना। अब देखो रूल, एक इसमें ऊ की ध्वनि आ रही है जो कि एक वोवल है, ऊ मतलब बड़ा ऊ, ठीक। और बड़े ऊ का जो साउंड सिंबल होता है वो होता है कुछ इस तरीके का, ठीक। रूल, ल, अब ल का साउंड आ रहा है, ल, ल एक क्या है, बेसिकली एल कॉन्सोनेंट है, तो इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, ठीक। तो अब इसका ये देख लो, ये बन गया आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रूल। अब ये कहाँ है ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन नंबर 1। तो कितना इजी है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बनाना किसी शब्द का, बस सही तरीके से आप उसको प्रोनाउंस करो और फोनेटिक सिंबल्स की जो है वो एक बार प्रैक्टिस करो कैसे होते हैं फोनेटिक सिंबल्स। चलो भाई, इसका आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा, इन इंग्लिश नंबर ऑफ मोनोफ्थोंग्स आर, कितने मोनोफ्थोंग्स होते हैं इंग्लिश में, ये पूछा गया है। 12 होते हैं, 13 होते हैं, 8 होते हैं कि 9 होते हैं। देखो, अगर हम मोनोफ्थोंग्स की बात करें तो इंग्लिश में जो है 12 मोनोफ्थोंग्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। जबकि हमारे 8 डिप्थोंग्स होते हैं, ठीक। तो चलिए, आपके मोनोफ्थोंग्स हो गए 12, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रोल ऑफ होम लैंग्वेज इज, होम लैंग्वेज का क्या रोल होता है, इनहांसिस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, रेस्ट्रिक्ट ग्रोथ, हेल्प इन लैंग्वेज लर्निंग, बोथ ए एंड सी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ाती है, मतलब आपका जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसको बढ़ाती है, वृद्धि को रोकती है, लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प करती है, बोथ ए एंड सी। तो जब भी मैंने आपको होम लैंग्वेज पढ़ाया था तो मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया था कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट को विकसित करती है होम लैंग्वेज। अगर आप होम लैंग्वेज के माध्यम से किसी बच्चे को पढ़ाते हो तो उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विकास होता है, मतलब उसमें संज्ञानात्मक समझ बढ़ती है दूसरी लैंग्वेज को सीखने के लिए। और दूसरा, लैंग्वेज लर्निंग में तो ऑब्वियस सी बात है हेल्प करती है होम लैंग्वेज। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। चलिए, ये तो कुछ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे उस टॉपिक से रिलेटेड जो हमने अभी तक पढ़े हैं। आगे इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ में इंग्लिश में लाती रहूँगी, लेकिन फ़िलहाल ये एक हमारी फर्स्ट टेस्ट था जितना भी हमने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग, तो आपको देख लेना एक बार। और बाकी टॉपिक्स आप प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।